बेरोजगारी यानी अनएम्प्लॉयमेंट एक ऐसी समस्या जिसके बारे में भारत में 6 साल पहले तक नरेंद्र मोदी और भाजपा कहा करते थे कि ये समस्या कांग्रेस और पुरानी तमाम सरकारों की देन है। इसी तरह से पिछले 6 साल से कांग्रेस, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी और उनके तमाम सहयोगी पार्टियों के नेता ये कह रहे हैं कि भारत में बेरोजगारी की वजह है नरेंद्र मोदी की नीतियां। तो आखिर में बेरोजगारी की मूल जड़, मूल कारण क्या है, यही जानेंगे हम इस एपिसोड में। पिछले एपिसोड में हमने पूंजीपतियों के बीच की आपसी होड़ के बारे में काफी कुछ जाना था। यह होड़ पूंजीवाद की बहुत बड़ी बुराई है। इसका मतलब यह नहीं है कि पूंजीवाद से पहले की जो व्यवस्थाएं थी यानी सामंतवाद या गुलाम व्यवस्था, उनमें कोई बुराई नहीं थी या कि वो व्यवस्थाएं पूंजीवाद के मुकाबले बहुत अच्छी थी। नहीं, पूंजीवाद उन पुरानी व्यवस्थाओं के मुकाबले कई मायने में बहुत अच्छी व्यवस्था है, लेकिन फिर भी पूंजीवाद का एकमात्र मकसद होता है पूंजी से पूंजी बनाते चले जाना, पैसे से पैसे बनाते चले जाना, सिर्फ एक बार निवेश करना, पैसे का निवेश करना और उसके बाद लगातार मुनाफा कमाते जाना और अंतहीन मुनाफा कमाते जाना, कमाते जाना, कमाते जाना, ऐसी भूख पैदा कर देना जिसका कोई अंत न हो। पूंजीवाद की यही बुराई होड़ को जन्म देती है। पूंजीवाद में हर व्यक्ति का सिर्फ एक मकसद होता है, ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करना, उस उत्पादित माल को जल्दी से जल्दी बेचना और माल को जल्दी से जल्दी और ज़्यादा से ज़्यादा बेचने के लिए उसकी कीमत को घटाए रखना। अपने इस टारगेट को पूरा करने के लिए पूंजीपति लोग नई नई मशीनें लेकर आते हैं। वे अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाते हैं ताकि उनकी माल की लागत घट जाए और वे माल की कीमत कम करके ज़्यादा से ज़्यादा माल बेच सकें। तो सारे के सारे पूंजीपति एक साथ नई नई मशीनें या नई नई टेक्नोलॉजी नहीं लेकर आते, बल्कि उत्पादन की किसी एक शाखा में कोई एक या दो पूंजीपति ऐसा करते हैं। तो शुरू में जब वो ऐसा करते हैं तो नई नई मशीनें लेकर आते हैं, उनके माल की लागत घट जाती है, माल की कीमत को कम करके वो बाज़ार में बेचते हैं। सबसे ज़्यादा माल उनका बिकने लग जाता है क्योंकि ग्राहक सस्ती चीज़ लेना चाहता है। लेकिन कुछ ही समय के बाद ये टेक्नोलॉजी आम हो जाती है, तो सारे के सारे पूंजीपति उसी तरीके की मशीनें ले आते हैं। फिर उनके माल की लागत भी घट जाती है और वे भी अपने माल की कीमत को कम कर देते हैं। तो इससे कंपटीशन अब पहले जैसा नहीं रह जाता, अब ज़्यादा हाड़ तोड़, ज़्यादा ज़बरदस्त किस्म का कंपटीशन हो जाता है, क्योंकि अब सबके रेट समान हैं, सबके दाम, सबके माल के दाम एक जैसे हैं। तो कौन सबसे ज़्यादा से ज़्यादा अपना माल बेच सकता है, फिर से कंपटीशन बढ़ जाता है। तो फिर से रास्ता वही, कोई ना कोई पूंजीपति फिर से वैसे ही नई नई मशीनें लेकर आता है और ज़्यादा उन्नत मशीनें लेकर आता है, नई टेक्नोलॉजी लेकर आता है और ज़्यादा माल बनवाता है और इस तरह से अपने माल की कीमत कम करते चले जाता है। इस पूरे प्रोसेस में बहुत सारे मजदूरों की छुट्टी हो जाती है। लेकिन जैसा मैंने पहले बताया था, पिछले एपिसोड में बताया था कि जैसे जैसे प्रोडक्टिविटी बढ़ती चली जाती है, एक स्तर ऐसा आता है कि जो शुरुआत में जिस पूंजीपति ने सबसे पहली बार अपने यहाँ पर एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया था, उसके यहाँ एक ऐसी लिमिट आती है कि जहाँ से उसका मुनाफा घटना शुरू हो जाता है और फिर से ये वही एकमात्र उपाय सोचते हैं और प्रोडक्टिविटी बढ़ाओ, तो और नई मशीनें लेकर आते हैं। तो इस तरह से ये संकट लगातार चक्र की तरह से चलता रहता है। अधिकतर लोगों के साथ ये समस्या होती है कि जो वे सोचते हैं उसी को सही समझते हैं, और अगर वे ये जान भी लें कि जो वे सोच रहे हैं वो गलत है, तब भी उसे सही साबित करने में लगे रहते हैं। पूंजीपतियों के साथ भी ऐसा ही होता है। या तो वे जानते ही नहीं कि बार बार ये जो समस्या उनके लिए आती है उसका कारण क्या है, लेकिन अगर वे कभी कभी ये जान भी लेते हैं तभी मानते नहीं। उनको मज़ा उसी पुराने पैटर्न से काम करने में आता है। वे लगातार बार बार प्रोडक्टिविटी बढ़ाते जाते हैं। प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के कारण बहुत सारे सेक्टर्स में प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। जैसे मान लीजिए कि अगर एक कमीज़ बनाने का काम है, कमीज़ बनाने के सारे कारखानों में अगर मशीनों का आना जाना अब शुरू हो चुका है, उत्पादकता बढ़ गई है, तो कमीज़ बनाने के लिए जो कच्चा माल होता है, जो सहायक सामग्री होती है, उनको बनाने के लिए भी अब मशीनों का इस्तेमाल होने लगता है। वहाँ भी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। तो धीरे धीरे करके होने ये लग जाता है कि एक स्तर आता है जब उत्पादकता बढ़ते बढ़ते मुनाफा बढ़ने लग जाता है, फिर एक स्टेबिलिटी आ जाती है, फिर वापस से बढ़ जाता है और उसके बाद फिर से स्टेबिलिटी आ जाती है। ये चक्र लगातार चलता रहता है और इस चक्र में बार बार आती है आर्थिक मंदी। बार बार पूंजीपतियों के मुनाफे का प्रतिशत कम होता चला जाता है, वे संकट से घिर जाते हैं। इस संकट का
कारण असल ये होता है कि बार बार मशीनों को लाने की वजह से, नई टेक्नोलॉजी को लाने की वजह से मज़दूरों की छंटनी की जाती है, और मज़दूरों की छंटनी अगर हो जाएगी तो अतिरिक्त श्रम कहाँ से आएगा? अतिरिक्त श्रम आने बंद हो जाता है और इसी वजह से समस्या होती है। हालांकि इस समस्या की पूरी कैलकुलेशन मैं यहाँ पर आपको नहीं बता रहा हूँ, उसे फिर कभी डिस्कस करेंगे, लेकिन फ़िलहाल के लिए यही समझ लीजिए कि मनुष्य के यानी श्रमिक के अतिरिक्त श्रम की बदौलत ही मुनाफा पैदा होता है और उत्पादकता बढ़ जाने के कारण ये मुनाफा कम हो जाता है। हालांकि उत्पादकता बढ़ाने के लिए, मुनाफा बढ़ाने के लिए सिर्फ औजारों या मशीनों का ही इस्तेमाल किया जाए ऐसा ज़रूरी नहीं है। कई ऐसे भी व्यवसाय होते हैं जिनमें दवाइयों का या केमिकल्स का इस्तेमाल होता है, जैसे कि पौधों का या पशुओं का या मछलियों का जो व्यापार करते हैं वे इस तरह के काम काफ़ी करते हैं। जैसे कि भेड़ का व्यवसाय ले लीजिए। भेड़ पालने वाला आदमी जानता है कि एक भेड़ 2 से 3 साल में जाकर बड़ी होती है, तो फिर वो किसी खास किस्म की दवाइयाँ उसे खिलाता है और भेड़ 6 महीने में ही बड़ी हो जाती है, यानी उसके श्रम की लागत कम हो जाती है और मुनाफा बढ़ जाता है। टमाटरों में या ऐसी तमाम सब्जियों में लोग खास किस्म के केमिकल डालते हैं, तो वो बहुत तेज़ी से बढ़ जाती हैं, बहुत तेज़ी से पक जाती हैं और बाज़ार में बेचने में उनको आसानी होती है। तो जैसे जैसे कारोबार बढ़ते जाते हैं, मिलावटों का दौर शुरू हो जाता है। लोग मिलावट भी बहुत सारी करते हैं, जैसे चावल में कंकड़ मिला देते हैं, लाल मिर्च में ईंट के पत्थर के टुकड़े मिला देते हैं, इस तरह के तमाम काम करते हैं। यानी आप यूँ समझिए कि पूंजीवाद, जहाँ पर मुनाफा कमाना ही एकमात्र लक्ष्य होता है, वहाँ पर सेहत, स्वास्थ्य, स्वाभाविकता ये सब मायने कुछ भी नहीं रखती हैं, नैतिकता बिल्कुल भी मायने नहीं रखती है। वहाँ पूरी तरीके से सिर्फ और सिर्फ मुनाफा कमाना ही एकमात्र उद्देश्य होता है, चाहे दुनिया भाड़ में जाए। तो जैसे जैसे प्रोडक्टिविटी यानी उत्पादकता बढ़ती चली जाती है, बहुत सारे लोग बेरोजगार होते चले जाते हैं, क्योंकि नई मशीनों के साथ वे काम के नहीं रहते, इसलिए उन्हें काम से निकाल दिया जाता है। लेकिन कई लोग हमारी इस बात का विरोध करते हैं। वे कहते हैं कि नहीं, जब मशीनें आती हैं तो मशीनें कहीं ना कहीं बनती भी हैं, और जहां वे बनती हैं वहां पर बहुत सारे काम सृजित होते हैं, वहां पर बहुत सारे लोगों के लिए काम पैदा होता है, रोज़गार मिलता है। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि असल में होता क्या है। मान लीजिए कि एक हल है और एक है ट्रैक्टर। एक हल को बनाने के मुकाबले एक ट्रैक्टर बनाने में ज़्यादा श्रम समय लगता है, और इसलिए वहाँ पर मज़दूरों की ज़रूरत ज़्यादा होती है। तो ये बात ठीक है कि एक हल बनाने के मुकाबले एक ट्रैक्टर बनाने के कारखाने में कुछ ज़्यादा मज़दूरों की ज़रूरत होती है। मान लीजिए कि हल के मुकाबले ट्रैक्टर बनाने में 10 ज़्यादा श्रमिकों की ज़रूरत है, लेकिन जहाँ पर ये ट्रैक्टर इस्तेमाल होता है वहाँ पर एक ट्रैक्टर 50 श्रमिकों का काम खा जाता है। इस वजह से ये बात बिल्कुल सही है कि प्रोडक्टिविटी बढ़ने के साथ साथ बेरोज़गारी बढ़ जाती है। तो क्या ये मान लेना ज़रूरी है कि प्रोडक्टिविटी ख़राब है, मशीनों का आ जाना बेकार है, इंसानियत के ख़िलाफ़ है? बिल्कुल भी नहीं। मशीनों का आना बहुत अच्छा है, लेकिन ये अच्छा तब होता जब इनके आने से श्रमिकों का समय कुछ कम लगता काम करने में। मतलब एक कारखाने में जब मज़दूर साधारण तरीके से काम करते हैं, तो अगर मान लीजिए कि वे 10 दिन में कोई काम पूरा करते हैं, मशीनें आ जाने के बाद वे उसी काम को, उतने ही काम को 4 दिन में या 2 दिन में भी पूरा कर लेते हैं। तो कायदे से उनका श्रम समय कम हो जाना चाहिए, उनका वर्किंग डे कम हो जाना चाहिए, लेकिन होता नहीं है। क्यों? क्योंकि यहीं पर एक नया शब्द है कॉन्ट्रडिक्शन, वो समझने की ज़रूरत है। दरअसल पूंजीपति ये जानता है कि अगर मैंने इनका श्रम समय कम कर दिया, 8 घंटे के बजाय अगर इनसे 4 घंटे या 3 घंटे काम करवाया, तो अतिरिक्त श्रम नहीं मिलेगा मुझे, और अगर वो नहीं मिला तो मुनाफा नहीं मिलेगा, और अगर मुनाफा नहीं मिला तो फिर मशीनों को लाने का फ़ायदा क्या? इसलिए वर्किंग डे या तो उतना ही रहता है या तो बढ़ा भी दिया जाता है। इसलिए मजदूर कई बार मशीनों का विरोध करते हैं। शुरू में तो ऐसा होता था कि जब मशीनें नई नई आना शुरू हुई थीं तो मज़दूरों ने मशीनों को ही तोड़ना चालू कर दिया। हालांकि ये बिल्कुल बेकार बात थी। इसकी बजाय अगर उन्होंने पूंजीवादी व्यवस्था को ख़त्म करने की तैयारी की होती तो ज़्यादा बेहतर रहता, लेकिन आमतौर पर ऐसा हुआ नहीं। पूंजीवादी व्यवस्था को ख़त्म करने के लिए मज़दूर आमतौर पर आंदोलन नहीं कर पाते या वो समझ नहीं पाते। वो क्या करते हैं? वो कोशिश करते हैं कि या तो हमारे काम के घंटे कम कर दो, या तो हमारी मजदूरी बढ़ा दो, हमें सबको रोज़गार दो। इस तरीके के आंदोलन वे करते रहते हैं, मगर पूंजीवादी व्यवस्था को ख़त्म करने के लिए वे तैयारी या वे कोशिशें नहीं करते। उत्पादकता बढ़ने के साथ साथ जहाँ एक तरफ बहुत ज़्यादा बेरोज़गारी बढ़ने लग जाती है, वहीं दूसरी तरफ इतना ज़्यादा माल पैदा होने लग जाता है कि किसी एक देश में उसका बिकना संभव नहीं हो पाता। इसलिए पूंजीपति अपना माल बेचने के लिए दूसरे देशों में निकल जाते हैं।
दूसरे देशों में कुछ स्वतंत्र उत्पादक होते हैं, कुछ अन्य पूंजीपति होते हैं, तो अब इनका कंपटीशन उनके साथ में होने लग जाता है। जबरदस्त मारामारी होती है, हर व्यक्ति अपने माल का दाम कम करने की कोशिश करता है। इसकी वजह से स्वतंत्र उत्पादक और वहाँ के जो लोकल पूंजीपति होते हैं वो कई बार बर्बाद हो जाते हैं। इन सब घटनाओं की वजह से दुनिया के तमाम देशों के पूंजीपतियों के बीच में आपसी झगड़े बढ़ जाते हैं। इन झगड़ों का अंजाम या तो ये होता है कि पूंजीपति अपनी हार मान लें, समर्पण कर दें, और या फिर होते हैं दो देशों के बीच में जबरदस्त युद्ध। अच्छा सौरभ भैया, क्या बेरोजगारी सारे देशों में होती है? क्या कोई ऐसा देश नहीं जिसमें बेरोजगारी ना हो? नहीं, दुनिया में एक भी ऐसा देश नहीं है जहां पर बेरोजगारी ना हो, क्योंकि जहां जहां पर पूंजीवाद होगा वहां पर बेरोजगारी भी होगी। और दुनिया के सभी देशों में इस समय पूंजीवादी व्यवस्था चलती है, इसलिए सभी देशों में बेरोजगारी है। कुछ लोग कहते हैं कि चीन एक समाजवादी देश है और वहां पर बेरोजगारी नहीं है, लेकिन ये उनका भ्रम है। दरअसल चीन समाजवाद के नाम पर एक पूंजीवादी देश ही है और वहां पर भी जबरदस्त बेरोजगारी है। इतनी बेरोजगारी है कि उसके अपने मजदूर, बल्कि सभी देशों में ऐसा ही होता है, जैसे मैं चीन की बात बता रहा हूं, कि उसके अपने खुद के मजदूर दूसरे देशों में जाते हैं काम करने के लिए। सन 2007 में भारत ने चाइनीज मजदूरों के लिए 1,30,000 वीज़ा, व्यावसायिक वीज़ा जारी किए थे। यानी 1,30,000 लोग चीन से आए थे भारत में काम करने के लिए, और एसआर इंडस्ट्रीज, टाटा इंडस्ट्री, रिलायंस, ऐसी तमाम कंपनियों में आकर उन्होंने काम किया, जिससे कि यहाँ के जो लोग थे, स्थानीय जो मजदूर थे, उनका रोजगार मारा गया। तो बेरोजगारी की समस्या पूरी दुनिया में है, और अगर मजदूर वर्ग ने बेरोजगारी की इस समस्या के खिलाफ कोई मुकम्मल मुहिम नहीं छेड़ी, अगर पूंजीवाद को खत्म करने की कोई कोशिश नहीं की, तो पूंजीवाद पूरी दुनिया को बर्बाद कर देगा।